नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। रायपुर से बड़ी खबर के साथ। बीजेपी मेगा ज्वाइनिंग अभियान चला रही है। 500 से ज्यादा लोग बीजेपी में आज शामिल होने वाले हैं। पूर्व कांग्रेस महापौर वाणी राव बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। बिलासपुर की महापौर रह चुकी हैं वाणी राव और वे भी अब बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता इंजीनियर रवि पांडे भी इसमें शामिल होने वाले हैं। कई दलों के कार्यकर्ता बीजेपी में आज प्रवेश करने वाले हैं और इनकी संख्या 500 से ज्यादा बताई जा रही है। तो बीजेपी लगातार दूसरे दल के लोगों को अपने दल में शामिल करने के लिए अभियान चलाए हुए है और इस अभियान के तहत एक एक करके कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता जो बड़े बड़े पदों पर भी रहे हुए हैं, जैसे कि वाणी राव जो कि खुद मेयर रह चुकी हैं, वो भी कांग्रेस को अलविदा कह रही हैं और आज 500 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा इंजीनियर रवि पांडे भी कांग्रेस के नेता, बड़े नेता हैं। इंजीनियर रवि पांडे पुराने नेता हैं और वे भी अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। युगल, एक एक करके तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और अब बिलासपुर में एक एक जिले में ऐसा लगता है कि बीजेपी काम कर रही है और अब बिलासपुर की बारी आ गई है। तो बिलासपुर के तमाम नेता जो हैं वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। चलिए, लगता है कि संपर्क जो है वो टूट गया, लेकिन खबर यह है कि मेगा ज्वाइनिंग अभियान केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी मेगा ज्वाइनिंग अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश में तो खबर यह है कि आने वाली 6 तारीख को बहुत बड़ा धमाका बीजेपी करने वाली है और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। और उधर छत्तीसगढ़ की भी बात कर लें तो मेगा ज्वाइनिंग अभियान यहाँ पर भी एक प्रकार से चल रहा है और अब इक्का दुक्का नेता शामिल नहीं होते, बल्कि ये दसियों में भी संख्या नहीं होती, ये सैकड़ों में संख्या होती है। और ऐसा ही हो रहा है। 500 से ज़्यादा लोग बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की पूर्व महापौर रह चुकी हैं वाणी राव जो कि बिलासपुर की मेयर रह चुकी हैं, वे भी शामिल होने वाली हैं। और युगल हमारे संवाददाता इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं। युगल, क्या जानकारी है? देखिए पुनीत, अभी 500 से अधिक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, अलग अलग समाज के जो प्रमुख हैं, वो सभी लोग आज बीजेपी के विचारधारा से प्रभावित होकर के आज यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं। और नितिन नवीन है, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह हैं, उनके अध्यक्षता में आज यहाँ पर प्रवेश करेंगे। लेकिन सबसे खास बात यही है कि कभी बिलासपुर के मेयर रहे वाणी राव जो कांग्रेस के वरिष्ठ महिला नेत्री हैं, इसके अलावा जांजगीर के इंजीनियर रवि पांडे हैं जिन्होंने डिजिटल सदस्यता में प्रदेश में अव्वल स्थान हासिल किया था। 43,000 कांग्रेस के मेंबर उन्होंने बनाए थे। तो वो सब बीजेपी के रीति नीति से प्रभावित होकर आज बीजेपी प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। खास बात यही है, जब इंजीनियर रवि पांडे जो जांजगीर से हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में अब वो बात नहीं रही। जो तुर्रब जो नेता हैं वो पार्टी का निर्णय लेते हैं और कार्यकर्ताओं के उनके कार्यों का सम्मान नहीं हो रहा है। फिलहाल उसे वो आहत हैं। और सबसे खास बात यही, अभी जितने भी जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उन लोगों को उनकी नाराजगी को दूर करने वाला कांग्रेस में फिलहाल कोई नहीं है। कोई उनसे बात नहीं करना चाहते। 10 दिन पहले जो लोगों ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, उनसे भी कोई पूछ परख नहीं की गई। यही वजह है कि बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जो नेता हैं, अन्य दल के जो नेता हैं, वो एक एक कर बीजेपी प्रवेश कर रहे हैं। इन चुनाव के वक्त पुनीत, अगर इस तरह से पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़कर जाएंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान है वो आने वाले समय में कांग्रेस को होगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आने वाले वक्त में कांग्रेस को इससे नुकसान भी देखने को मिल सकता है क्योंकि चुनाव है सामने। और राजनांदगांव से बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे जो हैं, उन्होंने आज नॉमिनेशन कर दिया है, पर्चा दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता का समर्थन लगातार मिल रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की सभी सीटें जीतने का फिर से दावा किया है। आज राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री संतोष पांडे जी, जो पहले भी सांसद रहे हैं,
उनका नॉमिनेशन फाइल किए हैं और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे दोनों छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में नॉमिनेशन फाइल किए हैं और निश्चित रूप से राजनांदगांव लोकसभा की सीट प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो प्रचंड मतों से बीजेपी ये राजनांदगांव की सीट जीतेगी, ये मुख्यमंत्री का दावा है। इधर राजनांदगांव से बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे ने जब नॉमिनेशन दाखिल किया तो पर्चा भरने से पहले उन्होंने नामांकन रैली भी निकाली। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता आकाश शुक्ला से खास बातचीत की। संतोष पांडे के समर्थन में विशाल रैली आप देख सकते हैं सीधे निकल रही है और ये राजनांदगांव की सड़कों पे हमारे साथ है संतोष पांडे जी, भाजपा के प्रत्याशी हैं। नामांकन रैली क्या देख पा रहे हैं, भारी जनसैलाब चिल्फी से लेकर के औंधी तक भारी संख्या में और जनता यहाँ आई है नामांकन के लिए। मैं इनका आभार करता हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ अपने इस पूरे लोकसभा क्षेत्र से पहुँचे हुए माताओं, बहनों, नौजवानों का मैं आभारी हूँ। जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री आपके सामने है, कितनी चुनौती देख पा रहे हैं? ये तो आप देख रहे हैं जनसैलाब। इन्होंने आज स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री को वैसे ही वापस जाना होगा जैसे राज्यपाल और एक पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से वापस गए थे। जी बिल्कुल, चरणदास महंत का आपने बयान सुना होगा कि किस तरीके से लाठी से मारने की बात कह रहे हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम ले रहे हैं, देवेंद्र यादव का नाम ले रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? भाजपा ने सीधे मोर्चा खोल दिया है। मैं हूं मोदी का परिवार, पहले लाठी मुझे मारो। देश के प्रधानमंत्री जो ऐसे संत, एक ऐसे राष्ट्र पुरुष, ऐसे राष्ट्र नायक जो बहुत ही इस भारत के लिए, हम सब के लिए गर्व की बात है। यही इनके रक्त में और संस्कृति में है कांग्रेस की, जो मारने काटने की बात करते हैं। ये सुरजू टेकाम ने कहा था मानपुर की जंगलों में कि जो भी भाजपाई आते हैं उनको काट डालो, वही भाषा ये चरणदास महंत बोलते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ये भूपेश बघेल जी ने कहा था यहाँ पाटन की सभा में, उन्होंने भड़काने का काम किया कि पूरे पाटन के लोग जाकर के राजनांदगांव में और फार्म भरो। ये भड़काने का काम है, ये अराजक है। सर, आश्वस्त कितने हैं और जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पूरा आश्वस्त हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी आश्वस्त है कि यहाँ ही नहीं पूरे 11 सीट में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सीट जीत करके आ रही है। तो ये थे संतोष पांडे जी, भाजपा के प्रत्याशी, और सीधे रैली में हम रथ पे सवार हैं और उन्होंने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर बने भी हुए हैं लगातार। आकाश, आपने तो बातचीत की, लगातार हमलावर होते हुए नजर आए और इस बात का जिक्र भी किया कि उनका बयान भूपेश बघेल का जो सामने आया था उसके बाद नॉमिनेशन बड़े पैमाने पर खरीदा जा रहा है और सीधे उन्होंने इसको लेकर भूपेश बघेल को निशाने पर लिया। जी बिल्कुल, देखिए आज भाजपा ने यहाँ बड़ी रैली निकाली है। इससे पहले कलेक्ट्रेट जाकर मुख्यमंत्री साथ थे संतोष पांडे के और नामांकन दाखिल किया है। दोनों डिप्टी सीएम से और संगठन के जो तमाम लोग थे वो मौजूद थे। इसके बाद बड़ी एक जनसभा हुई, हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, सीधे तौर पर समर्थन देखा जा रहा था। इसके बाद राजनांदगांव की मुख्य सड़कों से रैली निकाली गई, मुख्यमंत्री स्वयं वहां थे और जिस तरीके से भाजपा का समर्थन देखने को मिल रहा था तो वो जीत के लिए भी आश्वस्त दिखे। लेकिन एक बात जो है वो कांग्रेस को लेकर लगातार बीजेपी कहती दिखी, जो चरणदास महंत ने अपने बयान में कहा था, सिर फोड़ने वाली बात कही थी पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, जो बयान दिया था उसको लेकर, तो काफ़ी एक तरीके से हमलावर होते दिखे कांग्रेस को। और वहीं कांग्रेस को वोट देने को लेकर क्या खामियाजा हो सकता है उसको लेकर भी जनता को बताते दिखे। तो इस तरीके से तमाम जो कार्यक्रम थी वो देखने को मिला है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो नॉमिनेशन आज फाइल कर दिया गया और इसके पहले भूपेश बघेल भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं।
आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करते हैं। चरणदास महंत के बयान पर राजनीति अभी भी गरमाई हुई है, जबकि उन्होंने अपने बयान को लेकर खेद जता दिया है और उन्होंने कहा भी कि प्रधानमंत्री का पद सम्मानजनक होता है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी जो है इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दुर्ग में क्या हुआ? दुर्ग में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसी मामले को लेकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस भवन के सामने जाकर ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए और पुलिस के साथ हल्की फुल्की झड़प भी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरियर को भी यहां पर तोड़ डाला। उधर चरणदास महंत के बयान पर राजनीति गरमाई हुई है। इसके विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी के विधायक रिकेश सेन पलटवार कर रहे हैं और उनके आह्वान पर प्रदेश के नाई समाज ने महंत का बहिष्कार कर दिया है और कोई महंत के बाल नहीं काटेगा और दाढ़ी भी नहीं बनाएगा, ऐसा बहिष्कार करते हुए कहा गया है। विधायक रिकेश सेन ने महंत को चुनौती भी दी है कि मोदी जी तक पहुंचना आप जैसे नेताओं की बस की बात नहीं है। हालांकि चरणदास महंत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ी हाना का उन्होंने इस्तेमाल किया था और उनका कतई मतलब ये नहीं था और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को इससे ठेस पहुंची है तो मैं अब खेद जताता हूं। विवादित टिप्पणी किए जाने से चरणदास महंत की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सेन समाज ने उनका बहिष्कार करने का मन बना लिया है। किस तरह का मामला है पूरा जानते हैं। प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और वैशाली नगर के विधायक भी हैं रिकेश सिंह जी। देखिए, चरणदास महंत जी ने बेतुका बयान दिया है, उद्बोधन दिया है। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाठी मारना चाहिए, उनके मूड पे लाठी मारना चाहिए, उनके सर पे लाठी मारना चाहिए, ऐसा उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है और उनको लाठी मार के भगाना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आपको अधिकार नहीं है। राजनीतिक बयान आप दीजिए, क्या हमने किया, हमारी कमियां बताइए, हमने 10 साल में क्या विकास किया, क्या नहीं किया। लेकिन इस तरह से व्यक्तिगत, कभी उनकी नेता जो है सोनिया गांधी, कभी उनको आतंकवादी कहती है, मनीष शंकर अय्यर कभी नीच कहते हैं, दिग्विजय सिंह कभी उनको गाली देते हैं। हर कोई मोदी जी को गाली देने में लगे हुए हैं और वो देश की सेवा करने में लगे हुए हैं। देश जो है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न उन्होंने दिया है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नाई के बेटे को विधायक बनाया है। सेन समाज को इतना तवज्जो पहली बार नाई समाज को मिला है। नाई समाज चरणदास महंत जी के बयान से आहत हुआ है, इसलिए पूरे देश भर के नाई समाज ने निर्णय लिया है कि चरणदास महंत का कोई भी नाई दाढ़ी, कटिंग, बाल नहीं काटेगा। और अगर किसी समाज के व्यक्ति ने किसी लालच में आके कोई भी ऐसा कदम उठाया, उसे समाज से बहिष्कृत किया जाएगा या तो जल्द से जल्द चरणदास महंत माफ़ी मांगे। चरणदास महंत ने माफ़ी भी मांगी है अभी कुछ, तो किस तरह से माफ़ी आप लोग चाहते हैं? नहीं, उनके माफ़ी को मैंने देखा नहीं है और इस बार सचेत कर दिया जा रहा है और अभी इनको भुगतना तो पड़ेगा ही। अगर ये माफ़ी मांगे तो उस बयान को देखा जाएगा, लेकिन उनका जो इस प्रकार से बयान है, क्योंकि नेता विपक्ष हैं वो, मैं बहुत गंभीर नेता मैं चरणदास महंत जी को मानता था, लेकिन इस टाइप का बयान देना आश्चर्यचकित बयान है। सिर्फ अपने नेताओं को खुश करने के लिए इस प्रकार का बयान देना ये उचित नहीं है। आइंदा राजनीति में इस प्रकार का बयान नहीं होना चाहिए। तो देखिए, रिकेश सेन है जो बता रहे थे कि चरणदास महंत के बयान से सेन समाज काफ़ी आहत हुआ है और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते तब तक ये जो बहिष्कार किया गया है वो बहिष्कार जारी रहेगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। तो बताइए, बहिष्कार कर दिया गया और बहिष्कार के साथ में समाज का कोई व्यक्ति अगर उस बात को नहीं मानेगा तो उसका भी बहिष्कार कर देंगे। ये भी कहा कि बयान पर माफ़ी मांगे, लेकिन जब बताया गया कि उन्होंने तो माफ़ी मांग ली, खेद जता दिया, तो उन्होंने कहा कि बयान और उनकी माफ़ी को उन्होंने सुना ही नहीं है। बढ़ते हैं आगे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक पर कांग्रेस तंज कस रही है। रिकेश सेन बीजेपी एमएलए हैं और इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। सेन समाज कांग्रेस के साथ है। सुशील आनंद शुक्ल की तरफ से ये बात सामने आई। ये एक समाज का निर्णय नहीं है, ये व्यक्ति विशेष का निर्णय है और डॉक्टर चरणदास महंत बेहद ही सज्जन, विनम्र स्वभाव के कबीरपंथी नेता हैं, जिनका मानना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसे सज्जन, ऐसे सुविचार वाले डॉक्टर चरणदास महंत जी के
छत्तीसगढ़ी में बोले गए मुहावरे को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने तिल का ताड़ बनाया है, वो बेहद ही निंदनीय है। तो बीजेपी तिल का ताड़ बना रही है, ये कांग्रेस कह रही है। इधर रायपुर में विजय शर्मा की इलेक्शन कमीशन से शिकायत करती है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को इसको लेकर ज्ञापन सौंपा है। महंत के बंगले का घेराव करने पर शिकायत की गई है। कल महंत के बंगले का घेराव बीजेपी की तरफ से किया गया था। गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस घेराव में शामिल हुए थे और इसी को लेकर चरणदास महंत के बंगले का घेराव जो हुआ था, इसी को लेकर अब एक निर्वाचन आयोग को कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन सौंप दिया गया है। चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से पोस्टर वॉर लगातार चल रहा है और अब एक बार फिर से विकास उपाध्याय को लेकर पोस्टर जारी कर दिया गया बीजेपी की तरफ से और विकास उपाध्याय पर वसूली के आरोप लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए रायपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार विकास उपाध्याय बनाए गए हैं। उनको पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन टिकट देने के बाद अब वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। ये पोस्टर जारी किया गया और पोस्टर में लिखा है कि चुनाव पास आ रहा है, हफ्ता वसूली कितनी हुई। छत्तीसगढ़ के पहले राजनीतिक हत्याकांड में हाईकोर्ट ने दोषियों की सजा को बरकरार रखा है। राम अवतार जग्गी हत्याकांड में कोर्ट के फैसले का पीड़ित परिवार ने स्वागत किया है, लेकिन पीड़ित पक्ष इसे अधूरा न्याय भी बता रहा है। 4 जून 2003 का वो दिन था जब प्रदेश के एक घटनाक्रम आया और एक बड़ी राजनीतिक हत्या हुई। उस हत्याकांड के जो पीड़ित परिवार हैं, लंबे समय से इसका दंश झेलते रहे हैं। 21 साल का लंबा सफ़र ये रहा है, किस तरह से वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए और आखिर आज उन्हें एक तरह से न्याय मिल चुका है। बताएंगे कैसा पूरा ये सफ़र रहा है न्याय को लेकर के? बहुत लंबा समय है, 21 साल जो है बहुत लंबा समय होता है। और हमने अपने पिताजी को खोया था, तब हम लोग छोटे थे, 27-28 साल मेरी उम्र थी। आपको शायद ध्यान होगा कि हत्या के तुरंत बाद मैं मौदापारा थाने में नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराया था अमित जोगी और स्वर्गीय श्री अजीत जोगी का। हमने शुरू दिन से बोला कि ये राजनीति हत्या है और छत्तीसगढ़ की शायद प्रथम राजनीति हत्या थी। ऐसी राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं थी और ये राजनीतिक द्वेष से हुई थी, ये भी सीबीआई ने प्रूफ कर दिया था। पहले 19 आरोपियों को सजा दी गई थी निचली अदालत ने, अभी किस तरह का फैसला है? 19 नहीं, 28 लोगों को। जी 28 लोगों का। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ और जग्गी परिवार इस फैसले को दिल से आभार व्यक्त करता है, परंतु जग्गी परिवार के लिए अधूरा न्याय है जी। ये पूरा न्याय नहीं है। इसमें जो मुख्य आरोपी है अमित जोगी, मेरी जो याचिका लंबित है अमित जोगी के खिलाफ हाई कोर्ट में, अब उसमें बल मिलता है, अब उसमें ताकत मिलती है और मैं अपनी कानूनी सलाह लेकर उसको इमीडिएट मूव करूंगा और मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि अमित जोगी को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस फैसले के बाद बिल्कुल ही आश्वस्त हैं और ये कहा जा सकता है कि आगे और भी लड़ाई ये लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने सुरक्षा की मांग भी की है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर रायपुर में कोल घोटाले की जांच को और तेज कर दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने यह जांच तेज कर दी है। जांच के दायरे में कोयला कारोबारी भी आए हैं और 50 से ज्यादा कोयला कारोबारी की लिस्ट तैयार कर दी गई है। 15 से ज्यादा कारोबारियों को नोटिस भी थमा दिया गया है। नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए इन्हें तलब भी किया जा रहा है, बुलाया भी जा रहा है। पूछताछ की जानी है इसलिए तो कोयला कारोबारियों की लिस्ट तैयार कर ली गई। 15 से ज्यादा कारोबारियों को नोटिस भी थमा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू दोनों एजेंसियां मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी इस पूरे मामले को लेकर लेते हैं। युगल, अब जांच तेज कर दी। अभी तक तो बहुत सारे मामलों की जांच तो एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू कर ही रही थी, जेल में पूछताछ के लिए भी गई थी और फिर से इजाजत मांगी है।
अब कोयला कारोबारी भी टारगेट पर आए। युगल आप सुन पा रहे हैं? जी जी पुनीत। युगल, एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू अब कोल घोटाले के मामले की जांच करने के लिए और अलर्ट हो चुके हैं। अब तो कारोबारियों को भी नोटिस थमा दिया गया। ये बिल्कुल देखिए, एसीबी और ईओडब्ल्यू को ईडी का एक प्रतिवेदन मिला था, उसके बाद अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। कई आरोपी, अज्ञात आरोपी भी हैं जिनकी तलाश एसीबी ईओडब्ल्यू कर रही है, और इसी में लगभग 40 से 50 जो कारोबारियों की लिस्टिंग जो एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने की है, और जिनमें से तकरीबन 1 दर्जन से अधिक जो संदिग्ध हैं, सस्पेक्टेड हैं, उन्हें नोटिस जारी किया गया है कारोबारियों को, और उनसे पूछताछ की जा रही है और उन्हें जो एसीबी ईओडब्ल्यू के दफ्तर पर तलब किया गया है। कुल मिलाकर ये है कि लिंक जोड़ा जा रहा है कि जो पैसा है, लेवी है, किस तरह से वसूला जाता है, कौन कौन ट्रांसपोर्टिंग में शामिल थे, किस तरह का ये पूरा जो स्कीम था वो किया जाता था। तो जांच तेज हो गई है। देर सवेर इस पर और भी एफआईआर में नाम जुड़ सकते हैं, जिसमें अगर अधिकारियों के भी नाम आए हैं, कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके नाम हैं। ठीक है, एक बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को देते। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिर्फ 23 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। आज नामांकन जमा करने का आखिरी दिन था और केवल 23 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। वैसे नॉमिनेशन के लिए फॉर्म जो है 244 फॉर्म खरीद भी लिए गए थे। भूपेश बघेल ने 384 नामांकन जमा करने की बात कही थी, या उनके द्वारा ये लोगों से कहा गया था कि अगर ऐसा होता है तो बैलेट से चुनाव होगा, उनके द्वारा ये कहा गया था। राकेश यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश, आखिर तक या कल तक हमको ये लग रहा था कि आंकड़ा 244 से बढ़कर 384 की जो बात बघेल के द्वारा कही गई थी, हो सकता है कि वहां तक पहुंच जाए, लेकिन सबसे आखिरी दिन जब नामांकन दाखिल करने का आखिरी वक्त था, उस वक्त तो ये आंकड़ा बहुत घट गया। राकेश आप सुन पा रहे हैं? जी, जानकारी नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था, जिसमें महज 23 नामांकन फॉर्म ही जमा हो पाए हैं। वहीं आपको बता दूं कि 244 नामांकन फॉर्म लिया गया था, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी, और खासकर खैरागढ़ क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, गंडई, खैरागढ़, छुई खदान की जो महिलाएं हैं, उनकी संख्या अधिक थी। लेकिन जो फॉर्म जमा करने का जो समय था वो दोपहर 3 बजे तक था, तो महज 23 फॉर्म ही जमा हो पाया है। आपको और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था, लोगों से कहा था कि 384 जो है नामांकन फॉर्म लिए जाएं और फॉर्म जमा किया जाए। प्रत्याशी मैदान में होंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ईवीएम से नहीं। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो कहा था वो अब हवाई नजर आने लगा है, क्योंकि महज 23 फॉर्म ही जमा हो पाए हैं। तो अब जो सीधा मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहेगा, और यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान पर हैं। उनके खिलाफ भाजपा ने संतोष पांडे को मैदान पर उतारा है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर, नॉमिनेशन की संख्या को लेकर कुछ आई क्या? कांग्रेस की अभी किसी तरीके से प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। उनका कांग्रेस की बैठक अभी जारी है जिला कार्यालय में। और भूपेश बघेल जिन्होंने ये बात कही थी, उसके बाद, उनके इस बयान के बाद कोई प्रतिक्रिया उनके द्वारा सामने आई? भूपेश बघेल का अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। वो कल राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के दौरे पे रहेंगे, तो संभवतः कल हो सकता है कि मीडिया से बात करें तो वो इस मुद्दे पर बयान दें। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी राकेश यादव जानकारी दे रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।